हमारा जो पिछला टॉपिक था वो कास्ट एंड पॉलिटिक्स था। अब बात करते हैं सोशल और रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया की जो है उसके बारे में। हमारे जो भारत की जनगणना होती है, सेंसस जो होता है, वो हर एक 10 साल बाद हर एक इंडियन का धर्म जो है उसको रिकॉर्ड करता है। जो भी इंसान इस सेंसस को फिल करता है, फॉर्म को जो है फिल करता है, वो हर एक घर में जाता है और हर एक मेंबर जो भी उस हाउस होल्ड के होते हैं, जिस तरह से वो पर्सन उसको डिस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंग उसके रिलीजन को मेंशन कर देता है। अगर कोई कहता है कि नहीं उसका कोई धर्म नहीं है, वो एक एथेइस्ट है, तो एग्जैक्टली जैसे उसने कहा उसको वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इससे हमारे पास एक बहुत ही रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है कि कितने मात्रा में अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज हमारी कंट्री में हैं और कैसे उनमें चेंजेस होते हैं सालों दर सालों। आपकी बुक में जो पाई चार्ट है वो ये बताता है कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है 6 मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज का कंट्री के अंदर वो कैसा है। इंडिपेंडेंस के बाद से जो टोटल पॉपुलेशन है हर एक कम्युनिटी की वो काफी हद तक बढ़ी है, लेकिन जो प्रोपोर्शन है कंट्री की पॉपुलेशन में उसमें उनका ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए जो पॉपुलेशन है हिंदूज, जैन्स और क्रिश्चियंस की वो बहुत कम, मार्जिनली कम हुई है 1961 से। जो प्रोपोर्शन है मुस्लिम, सिख और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का वो भी थोड़ी बहुत उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये चीज कॉमन है, लेकिन कहने को एक तरह से लोग कहते यही हैं कि जो प्रोपोर्शन है मुस्लिम्स का कंट्री की पॉपुलेशन जो है उसमें वो हो सकता है जो और बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनको ओवरटेक कर ले। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो एस्टिमेट निकाले हैं, प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल कमेटी जिसको बोलते हैं सचर कमेटी, वो ये बताती है कि जो प्रोपोर्शन का मुस्लिम्स का जो प्रोपोर्शन है वो और ऊपर जाएगा लगभग 3 से 4% आने वाले 50 सालों में। तो ओवरऑल टर्म्स में देखा जाए तो ये प्रूव होता है कि जो पॉपुलेशन बैलेंस है अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज का वो जो है बहुत बड़े तरीके से चेंज नहीं होगा। अब यही बात बिल्कुल सच है जो बड़े बड़े कास्ट ग्रुप्स हैं उनके लिए। जो सेंसस है इंडिया का वो 2 सोशल ग्रुप्स को काउंट करता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। दोनों ही ये जो ब्रॉड ग्रुप्स हैं इसमें बहुत सारी कास्ट या ट्राइब्स आती हैं जिनके जो नाम है वो लिस्ट किए गए हैं जो ऑफिशियल शेड्यूल है उसमें। यहाँ पे जो है प्रीफिक्स शेड्यूल जो है उनके आगे लगा हुआ है। शेड्यूल कास्ट कॉमनली जिनको हम दलित कहते हैं उसमें वो लोग आते हैं जिनको पहले हम आउटकास्ट कहते थे हिंदू सोशल ऑर्डर में, और उनको हमेशा जो है आइदर बाहर रखा जाता था या उनको अनटचेबिलिटीज में रखा जाता था। शेड्यूल ट्राइब्स जो है उनको हम आदिवासी कहते हैं और इनमें वो कम्युनिटीज आती हैं जो एक बिल्कुल ही सेपरेट लाइफ जीते हैं, बिल्कुल अलग लाइफ जीते हैं हिल्स और फॉरेस्ट में, और ज्यादातर बाकी समाज से इंटरेक्ट नहीं करते। 2011 में शेड्यूल कास्ट जो है वो लगभग 16.6% थे और शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स जो है वो 8.6% थे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन। जो सेंसस है अभी वो ये नहीं काउंट कर पाया है कि और बैकवर्ड क्लासेस कितनी हैं, जिसके बारे में ऐसा ग्रुप जिसके बारे में हमने 9th में पढ़ा था। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं उनके प्रोपोर्शन में जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसके अंदर। जो नेशनल सैंपल सर्वे है 2004 और 5 का वो ये बताता है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 41% है। तो जो SC, ST और OBC हैं वो पूरे अगर मिलाए तो वो 2/3 जो है कंट्री की पॉपुलेशन है और 3/4 जो है वो हिंदू पॉपुलेशन है। अब शायद जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके एफर्ट्स के कारण या जो भी और सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हुए उनके कारण कास्ट और कास्ट सिस्टम जो मॉडर्न इंडिया में है उसमें काफ़ी चेंजेस आए। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लार्ज स्केल पे अर्बनाइजेशन हुआ, लिटरेसी की ग्रोथ हुई, एजुकेशन की ग्रोथ हुई, ऑक्यूपेशनल के उसके लिए मूवमेंट बढ़ा या सपोर्ट हुआ, या जो लैंडलॉर्ड्स हैं गांव के अंदर उनकी जो पोजीशन थी उसमें वो थोड़ी वीक पड़ी, जो पहले के सिद्धांत थे कास्ट हायरार्की को लेकर उनमें जो है एक तरह से वो टूट गए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें चेंजेस आया। ज्यादातर समय या ज्यादा समय कह सकते हैं जो अर्बन एरियाज में हैं उनमें ये सब मैटर नहीं करता कि मेरे बगल में सड़क पर कौन चल रहा है या मैं रेस्टोरेंट में अगर खा रहा हूँ तो मेरे बगल में कौन आदमी बैठ के खा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसने प्रोहिबिट किया है कोई भी कास्ट पर आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको, और उन्होंने नींव रखी है कि जो भी पॉलिसीज हैं उनको इस तरह से बनाया जाए कि जो कास्ट सिस्टम की इनजस्टिस थी यानी जो अन्याय था जो वो करते थे कास्ट सिस्टम के कारण उसको पलट दिया जाए, उलट दिया जाए। अगर कोई इंसान
जो एक सदी पहले रहा था वो इंडिया में आए तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएगा अपनी कंट्री के अंदर जो बदलाव हुआ है उसे देखकर। कहने को कास्ट जो है गायब नहीं हो गई है आज की इंडिया से। कुछ जो पुराने पहलू हैं कास्ट के वो आज भी चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो है अपनी ही खुद की कास्ट या ट्राइब में मैरी करना पसंद करते हैं। अनटचेबिलिटी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कहने को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन हो चुका है लेकिन फिर भी अभी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जो असर है इतनी सदियों का, जो एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं वो आज भी महसूस किए जा सकते हैं। जैसे जो कास्ट ग्रुप जिनकी पहुंच एजुकेशन तक थी पहले के सिस्टम के अनुसार, उन्होंने बहुत अच्छा किया मॉडर्न एजुकेशन को भी हासिल करने में। अब वो ग्रुप्स जिनकी बिल्कुल ही पहुंच नहीं थी एजुकेशन तक या जिनको मनाही थी इस तरह से एजुकेशन हासिल करने में, वो आज भी प्राकृतिक तौर पर पीछे ही है। इसीलिए कह सकते हैं कि जो अपर कास्ट है उसकी प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है अर्बन में, मिडिल क्लासेस के अंदर, कंट्री के। कास्ट जो है वो लगातार बिल्कुल क्लोजली तौर पे जुड़ी हुई है इकोनॉमिक स्टेटस से। अब देखते हैं कास्ट पॉलिटिक्स में। कम्युनलिज्म के केस में जैसे था, कास्टिज्म में भी जो मानता है वो काफी जड़ें पकड़ी हुई है कि जैसे कास्ट जो है वो सोल बेसिस माना जाता है, मूलभूत माना जाता है सोशल कम्युनिटी का। अगर इस तरह की सोच रखें तो जो लोग हैं सेम कास्ट को बिलोंग करते हैं वो प्राकृतिक तौर पर एक सामाजिक समुदाय को बिलोंग करते हैं और उनके वही इंटरेस्ट होंगे जो वो किसी और कास्ट के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब जैसे हमने कम्युनलिज्म के केस में देखा, इस तरह का जो बिलीफ है वो हमारे अनुभवों द्वारा आगे नहीं ले जाया जाता। कास्ट जो है एक ऐसा पहलू है हमारे अनुभव का जो कि हम कह सकते हैं कि खाली रेलेवेंट ही नहीं है बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। कास्ट जो है अब वो अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है पॉलिटिक्स में। जब पार्टीज जो है अपने कैंडिडेट्स को चुनती है इलेक्शन में, वो ये ध्यान रखती है कि कास्ट कंपोजिशन जो है इलेक्टोरेट का या नॉमिनी कैंडिडेट का अलग अलग कास्ट से, ताकि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जुड़ाया जा सके इलेक्शन जीत। जब गवर्नमेंट्स बनती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादातर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग कास्ट के उनका ज्यादा ध्यान रखती हैं और ट्राइब्स का कि उनको जो है जरूर जगह मिले। अब देखते हैं कास्ट इनइक्वालिटी आजकल कैसी है। कास्ट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है आर्थिक तौर पे जो असमानता है उसका, क्योंकि जो अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं उनकी जो पहुंच है या उन तक जो पहुंच है उसको ये रेगुलेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले क्या होता था, जो सो कॉल्ड हमारी अनटचेबल कास्ट थी उनको जो है एक तरह से मनाही थी कि उनके पास जो है उनको कोई अधिकार नहीं है कि उनकी खुद की जमीन हो। सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट थी इनको जो है शिक्षा का अधिकार था। इस तरीके का एक जो असमानता थी जो पूरी तरह से कास्ट पर आधारित थी, इसको जो है अब एक तरह से अवैध घोषित कर दिया गया है। पर जो असर था, जो इतने सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो सदियों से जिसके इकट्ठे हुए थे वो आज भी महसूस किए जा सकते हैं। नई तरह की असमानताएं जो है वो भी डेवलप हो गई हैं। अब जैसे जो रिलेशनशिप है कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस में, उसमें भी बहुत बदलाव आया है। आज पॉसिबल है कि जो बहुत ही ज्यादा रिच और बहुत ही ज्यादा पुअर है हर कास्ट के अंदर, चाहे वो लो हो या हाई, उसे ढूंढना जो है वो बहुत पॉसिबल है। पर ये चीज जो है 20 या 30 इयर्स पहले सही नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता था, बहुत मुश्किल होता था ढूंढना जो रिच लोग हैं उनको लोअर कास्ट के बीच में। जैसे हमारा जो नेशनल सैंपल सर्वे है वो बताता है कि कास्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लिंक्ड है इकोनॉमिक स्टेटस से और कई महत्वपूर्ण तरीकों से। सबसे पहले जो एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस है जिसको कि हम मेजर करते हैं मंथली कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर जो है उसके आधार पर, तो जो एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस है कास्ट ग्रुप्स का वो आज भी पुरानी हायरार्की को फॉलो करता है। यानी जो अपर कास्ट है वो बेस्ट हैं और जो दलित और आदिवासी हैं वो सबसे वर्स्ट हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो इनके बीच में आती है। अब जो हर कास्ट होती है उसमें कुछ ना कुछ पुअर मेंबर्स होते हैं, तो जो प्रपोर्शन है जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के आते हैं वो कहीं ज्यादा है उनकी मात्रा लोएस्ट कास्ट के लिए, और भी जो अपर कास्ट है उनमें जो है इनकी मात्रा बहुत कम है। बैकवर्ड क्लासेस अगेन बीच में आ जाती है।
कहने को हर कास्ट में कुछ मेंबर्स होते हैं जो बहुत रिच होते हैं, अपर कास्ट में जो है ऐसे बहुत सारे होंगे जो बहुत ज्यादा रिच आते हैं, जबकि लोअर कास्ट में वो ऐसे नहीं है कि जो बहुत ज्यादा रिच में हो और उनको क्या कहते हैं प्रेजेंट किया जाता हो या वो रिप्रेजेंट होते हो। अब यहाँ पर आपके पास परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है 1999 से 2000 तक का एक वो दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में आपको जो है बताया गया है। तो शेड्यूल कास्ट जो है वो 45.8 है रूरल में, 35.6 है अर्बन में। ऐसे ही शेड्यूल कास्ट दी है, शेड्यूल ट्राइब्स दी है, ओबीसीज दिए हैं, मुस्लिम अपर कास्ट है, हिंदू अपर कास्ट है, क्रिश्चियन अपर कास्ट, सिख अपर कास्ट और भी बहुत सारी अपर कास्ट है। तो जो टोटल ग्रुप्स हैं वो है 27% रूरल में और 23.4% अर्बन में। जो पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन में वो अपील करते हैं खास तौर से कास्ट सेंटिमेंट को लेकर ताकि सपोर्ट जुटा सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसलिए भी जानी जाती है कि वो कुछ कास्ट का जो है फेवर करती हैं और उन्हीं को जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लोग देखते हैं। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है और जो प्रिंसिपल है 1 पर्सन 1 वोट का, उसकी वजह से पॉलिटिकल लीडर्स को जो है एक तरह से मजबूर होना पड़ता है कि वो जो है समर्थन जुटाएं या ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट को हासिल कर सकें। इसी के साथ जो है एक नई जागरूकता भी आई है लोगों के बीच में, खासतौर से जो कास्ट के लोग हैं उनके बीच में, कि जो पहले जो है एक तरह से इंफीरियर या लो तौर पे समझे जाते थे, आज की डेट में उनकी भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती हैं कि उनको अपील करके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट लें और वोट हासिल कर सकें। तो जो फोकस है कास्ट के ऊपर पॉलिटिक्स के अंदर, वो हमें ये इम्प्रेशन देता है कि जो इलेक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट से ही संबंधित है और कुछ नहीं, पर यह बात भी सच नहीं है। अब जैसे एक थोड़ा सा ये देखते हैं एग्जाम्पल, कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कंट्री के अंदर उसको क्लियर मेजॉरिटी नहीं है एक सिंगल कास्ट, तो हर कैंडिडेट को या पार्टी को कॉन्फिडेंस जीतना जरूरी है एक या एक से ज्यादा कास्ट का या कम्युनिटी का, ताकि वो इलेक्शंस जीत सके। कोई भी पार्टी जो है सारे वोटर्स के वोट जो है किसी भी कास्ट या कम्युनिटी के नहीं जीत पाती। जब लोग ये कहते हैं कि कास्ट जो है एक वोट बैंक है एक पार्टी का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन जो वोटर्स का है उस कास्ट से वो उस पार्टी के लिए वोट करेंगे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने कैंडिडेट जो है सेम कास्ट से खड़ी करती हैं, इस ये सोच के कि अगर कास्ट जो है ये डोमिनेट करेगी इलेक्टोरेट में, खासतौर से पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। कुछ वोटर्स जो हैं उनके एक से ज्यादा कैंडिडेट होते हैं कास्ट से, जबकि बहुत सारे वोटर्स के कोई भी कैंडिडेट नहीं होते हैं उनकी कास्ट के। जो रूलिंग पार्टी है या जो सिटिंग एमपी एमएलए होते हैं वो ज्यादातर इलेक्शंस हार जाते हैं कंट्री के अंदर। ये नहीं होता अगर सारी कास्ट या कम्युनिटीज जो हैं वो एक तरह से पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चल रही होती, तो जो है ऐसा नहीं होता। तो एक चीज जो साफ हो गई कि जहां कास्ट मैटर करती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वहां पर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वोटर्स का खास तौर से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो काफी स्ट्रॉन्गर होते हैं। उनके अटैचमेंट किसी कास्ट या कम्युनिटी से होता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है उनका पॉलिटिकल पार्टीज। लोग जो एक ही कास्ट या कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। चाहे रिच हो या पुअर हो या मेन हो या वुमेन हो, सेम कास्ट से वो अलग अलग तरीके से वोट डालते हैं। जरूरी नहीं है सब एक ही को वोट डालें, हर कोई अपनी चॉइस के आधार पर डालता है। तो जो लोगों का एक तरह से आकलन होता है परफॉर्मेंस जो गवर्नमेंट की है उसका, या जो पॉपुलैरिटी रेटिंग होती है लीडर्स की, वो मैटर करती है और वो ही काफी ज्यादा डिसाइसिव होती है इलेक्शंस के अंदर। अब देखते हैं पॉलिटिक्स कास्ट में कैसे होती है। अभी तक हमने देखा कि कास्ट पॉलिटिक्स के लिए क्या करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि खाली एक ही वन वे रिलेशन है कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में। पॉलिटिक्स भी काफी प्रभाव डालती है कास्ट सिस्टम पे, और कास्ट जो है वो एक तरह से पहचान बनती है जब उनको पॉलिटिकल एरेना में लाया जाता है। तो खाली ये पॉलिटिक्स ही नहीं है जो कास्ट को लेकर चलती है, कास्ट भी जो है पॉलिटिसाइज हो जाती है। ये भी कई सारे फॉर्म्स ले सकती है, जैसे हर कास्ट ग्रुप कोशिश करता है कि वो बड़ा बन जाए। कैसे बड़ा बन सकता है? अपने अंदर और जो आस पड़ोस की कास्ट या सब कास्ट हैं जो उससे अलग थी पहले, उन सबको एक साथ मिला के। बहुत सारे कास्ट ग्रुप जो हैं उनको जरूरी होता है कि वो एंटर कर जाए कोलिशन में और कास्ट के या कम्युनिटीज के साथ,
और तब जो है बातचीत हो सकती है, नेगोशिएशंस हो सकते हैं। नए तरह के कास्ट ग्रुप जो हैं वो आए हैं पॉलिटिकल एरिना में, जैसे बैकवर्ड, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। तो हमने ये देखा कि जो कास्ट है वो बहुत अलग अलग तरीके के रोल्स प्ले करती है पॉलिटिक्स में। कुछ सिचुएशंस में जो कास्ट डिफरेंस है उसका जो एक्सप्रेशन है पॉलिटिक्स के अंदर, वो बहुत सारी जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं उनको एक तरह से स्पेस देता है कि वो अपनी जो पावर शेयरिंग है उसको, उसकी डिमांड रख सकें। उस सेंस में जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो लोगों की मदद करती है, चाहे दलित हो, ओबीसी कास्ट हो, कि उनकी जो है ज्यादा बेटर पहुंच हो सके डिसीजन मेकिंग में। इसी तरह से बहुत सारी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिमांड कर रही हैं, विरोध कर रही हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को जो है पॉपुलर कास्ट के खिलाफ खत्म किया जाए, ज्यादा डिग्निटी और ज्यादा पहुंच हो सके लैंड तक, रिसोर्सेज तक और अपॉर्चुनिटीज। वहीं दूसरी तरफ जो एक्सक्लूसिव अटेंशन है कास्ट को, वो नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकती है। अब जैसे रिलीजन के केस में कह लें, पॉलिटिक्स जो बेस्ड होती है कास्ट की पहचान पर, वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होती डेमोक्रेसी में। वो जो है डाइवर्ट करती है अटेंशन की, जैसे और भी इश्यूज होते हैं जैसे पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, इन सबसे जो मुद्दे हैं इनसे भटकाती है। तो कुछ केसेस में जो कास्ट डिवीजन है वो टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट या इवन वायलेंस को भी ले जाती है या वायलेंस की तरफ ले जा सकती है। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।